रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है साहित्यिक पत्रिका सुवर्ण रेखा में। मैं शिखा खोरी ले चलती हूँ आपको आज की साहित्यिक यात्रा पर। आज के मुख्य आकर्षण है डॉक्टर हरेंद्र किशोर पांडे की वार्ता वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य और साहित्यकार, साथ ही डॉक्टर संध्या सिन्हा और सुदीप्तो लाहिड़ी की कविताएं। साहित्य वो सशक्त माध्यम है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है एवं कालखंड की विसंगतियों, विद्रूपताओं एवं विरोधाभासों को रेखांकित कर समाज को संदेश प्रेषित करता है, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास को गति मिलती है। समाज में घट रही घटनाएं और स्थितियां ही साहित्य में चित्रित होती हैं। एक जागरूक और सक्रिय साहित्यकार हमेशा समाज की नाड़ी को पहचान कर उपयुक्त उपचार की ओर प्रवृत्त होता है। साहित्यकार सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी होता है, जिसका साहित्य और समाज के साथ अन्योन्याश्रित संबंध होता है। वे एक दूसरे से भाव, विचार सामग्री और प्रेरणा लेकर स्वयं को सजाया संवारा करते हैं। यानी साहित्यकार को दोहरे दबाव में जीना और सृजनात्मकता की ओर प्रवृत्त होना पड़ता है। उसे साहित्य और समाज दोनों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि हर युग के साहित्यकार बड़ी सजगता से अपने दायित्वों का निर्वाह करते आए हैं। तो आइए आज सुवर्ण रेखा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर हरेंद्र किशोर पांडे की वार्ता वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य और साहित्यकार से। साहित्य समाज की सर्वाधिक सशक्त और संपूर्ण अभिव्यक्ति है। कोई भी साहित्य कभी भी निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। उसका अपने समाज के भूत और वर्तमान से बड़ा गहरा संबंध होता है और इन्हीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर वह पाठक की उंगली पकड़कर उसका परिचय अपने समकालीन साहित्य और अतीतकालीन संस्कारों से कराता है। जिस प्रकार एक फूल अपने वृक्ष के समस्त रस और रूप को अपने अंदर आकर्षित करके एक नवीन उज्ज्वल आनंददायक रूप में विकसित हो उठता है, उसी प्रकार साहित्य या कला भी समाज की आत्मा, उसके गुण अवगुण और उसके समस्त संस्कार आदि को अपने अंदर आकृष्ट करके पूर्णतः अपने नवीन रूप में विकसित हो उठती है। अंततः जिस प्रकार एक फूल अपने वृक्ष के रस को छोड़कर मूल में और कुछ नहीं है, ठीक उसी प्रकार कला या साहित्य भी मूल में समाज के हृदय के रस के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। अगर सीधी बात कहें तो कहा जा सकता है कि समाज में जो भी अच्छी बुरी गतिविधि होती है, एक व्यक्ति द्वारा सभ्य और सांस्कृतिक रूप में जो सामने लाता है, उसे साहित्यकार कहते हैं। एक साहित्यकार जिस सामग्री से अपनी रचनाओं का स्थूल ढांचा और उसकी विषय वस्तु का संगठन करता है, वह बहुत कुछ उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक या सामान्य ज्ञान पर आश्रित होती है, जिसे विचार का एक रूप मान सकते हैं। अब हम अपने विषय के विवेचन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी समाज का साहित्य भौगोलिक सीमा में एक विशेष भाषा में लिखित समस्त छोटी मोटी पुस्तकों का कोई पंचमेल अंबार नहीं होता। वह तो अपने समाज या राष्ट्र के समस्त कर्म, भाव, ज्ञान, योग से युक्त योगानुरूप सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आवर्तों से संयुक्त एक क्रमबद्ध प्रकाशन है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र या समाज के साहित्य का इतिहास उस राष्ट्र या समाज की प्रतिभा, चरित्र, भाव, विचार, व्यापार आदि का सर्वाधिक विश्वसनीय एवं अतिशय प्रमाणिक अभिलेख होता है। इतिहास किसी समाज की सभ्यता के बाह्य उपकरणों एवं उसके कार्य व्यापार के समय के पटल पर सफलताओं और विफलताओं का यथावत स्थूल इतिवृत्त प्रदान करता है। लेकिन साहित्य उस समाज की मानसिक और नैतिक विशेषताओं, संस्कारों, आध्यात्मिक उपलब्धियों, मूल प्रवृत्तियों तथा उसकी मनीषा एवं आत्मा को आंदोलित करने वाले तत्वों की
प्रतीकात्मक अभिव्यंजना प्रस्तुत करता है। वह जीवन को खंड खंड करके नहीं देखता, उसकी चेतना संश्लेषणात्मक होती है। यही कारण है कि साहित्य में समाज का संपूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है, उसके जीवन का संपूर्ण मूल्यांकन प्रस्तुत होता है, क्योंकि साहित्यकार ऊपर से नहीं जीवन में डूबकर जीवन को देखता है, जीवन की पूर्णता में अपने आप को मिलाकर, उसे अपनी अनुभूति का अंग बनाकर उसके साथ रागात्मक संबंध स्थापित करता है। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद की परीक्षा से ही क्षितिज फैले हुए विशाल महासागर के औसत खारापन का अंदाज लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ साहित्य की एक एक पंक्ति संपूर्ण समाज की औसत स्थिति का पता देती है। किसी एक क्षेत्र विशेष का परिचय ही संपूर्ण देश की झांकी दिला देती है। इसलिए ऐसे साहित्यकार को उस युग का पूर्ण प्रतिनिधि और संपूर्ण व्याख्याता कहा गया है। साहित्यकार एक विचित्र भावभूमि में जीता है और मानव जीवन के संपूर्ण स्पंदन का वह साक्षी बनता है। यही तो साहित्यकार की भूमिका है। वह कहीं भी अपने विचारों को नहीं थोपता और न कहीं उपदेशात्मक शैली में अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। उसकी रचना ही पाठक को सब कुछ समझा देती है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास निर्मला में प्रेमचंद कहीं नहीं लिखते कि दहेज प्रथा या वृद्ध विवाह बुरा है, किंतु उस उपन्यास को पढ़ने के बाद भावात्मक दुख से पाठक आहत हो जाता है। ऐसे ही रचनाकार को श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में हम मानते हैं। दूसरा उपन्यास गोदान को पढ़ने के बाद दीर्घ काल तक गोबर, धनिया और होरी साथ साथ चलते हैं। कृषक जीवन का एक ऐसा महाकाव्य दुर्लभ रचना की श्रेणी में है। साहित्य की अलग विधाएं हैं, जैसे काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि। काव्य में समाज की सारी सूचनाएं सौंदर्य के झीने आवरण में कैद रहता है। यही नहीं, संसार के असंख्य निर्जीव पदार्थों और प्रकृति की अगणित चेतना भी रूपों को भी कवि की कल्पना ने सजीवता और चेतना प्रदान कर दी है। धरती की गोद में कलकल प्रवाहिनी सरिता को कवि कालिदास की कल्पना ने एक ऐसी मद विह्वला रमणी का रूप प्रदान कर दिया, जिसके अगाध जल रूपी अंगों से लहरों के रूप में उद्वेलित वस्त्र बार बार खिसका जा रहा है। नदी के चंचल तरंगों को उसने कामनी के उन चंचल कटाक्षों का रूप प्रदान कर दिया, जो वह अपने किसी प्रिय की ओर निक्षेप कर रही हो। भर्तृहरि की कल्पना भी कवि कालिदास के आसपास है। विद्यापति भी अति श्रृंगारी कवि रहे हैं, जिनका एक छोर भक्ति भाव से सराबोर है। भक्तिकालीन कवि जायसी भी प्रेम पंथ के पुजारी हैं। पद्मावती के निर्जीव तोपों को भी मद विह्वल गजगामिनियों का रूप प्रदान करके उन्हें युवकों का प्राण ले लेने वाली शक्ति से युक्त कर देती है। आगे चलकर केशव, बिहारी, पद्माकर, भारतेंदु प्रसाद, पंत और महादेवी की कल्पना जो चमत्कार दिखाती है, उसका कहना ही क्या। साहित्यकार प्रत्येक काल, प्रत्येक युग की ज्वलंत समस्याओं से जूझता है और समाज को एक नई दिशा देता है। भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा को प्रदर्शित किया, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति थी। स्त्री शिक्षा पर भी काफी जोरदार रूप में समाज में अपने विचार रखे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद समाज के यथार्थवादी रचनाकार हैं, जो सामाजिक समस्याओं से सीधा संवाद करते हैं। भारतेंदु मैथिली शरण गुप्त तथा राष्ट्र कवि दिनकर तो एक युगांतकारी राष्ट्रीय कवि साहित्यकार थे, लेकिन साहित्य को समझने की कुछ शर्तें भी है। साहित्य की आत्मा का साक्षात्कार तभी हमारे मस्तिष्क में साक्षात्कार हो सकता है, जब हमारे हृदय में भावनाओं एवं अनुभूतियों का प्रकाश हो, हमारे मस्तिष्क में गंभीर अध्ययन की ज्योति हो और हमारे व्यक्तित्व में साधना का बल हो। साहित्यकार पर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साहित्य आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्र प्रेम भरी जो कविताएं लिखी हैं, उसके लिए पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। कोई साहित्य अपने समाज का सच्चा प्रतिबिंब होता है। उसमें समाज का समस्त उत्कर्ष, अपकर्ष, हास, रुदन, संघर्ष, संधि सब कालक्रम से युगानुरूप प्रतिबिंबित होते रहते हैं। आचार्य विश्वनाथ की साहित्य की परिभाषा, साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में अगर गुलामी का मंजर है, राष्ट्र गुलाम है, तो समय समय पर साहित्यकारों की जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के उत्थान का ढाढ़स बढ़ाए। इसमें विदेशी साहित्यकार
साहित्य समाज के स्रष्टा साहित्यकार के रूप में वॉल्टेयर का नाम अत्यधिक श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उसमें अद्भुत शक्ति थी, उसका दृष्टिकोण अत्यधिक स्पष्ट और परिमार्जित था। फ्रांस में वॉल्टेयर से बढ़कर सर से पैर तक, रोम रोम से एकदम फ्रांसीसी और दूसरा कलाकार नहीं उत्पन्न हुआ। अपनी रचनाओं से वॉल्टेयर ने समस्त समाज में स्फूर्ति भर दी। उनके कारण ही फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रपात हो सका। दूसरा साहित्यकार रूसो महान का है, वह भी फ्रांस का है। आज भी उसे प्रजातंत्र का जनक माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति की सारी चेतना रूसो की ही देन है। भारतीय साहित्य में समाज के स्रष्टा के रूप में महाकवि तुलसीदास का नाम ले सकते हैं। तुलसी युग में उत्तरी भारत पर कई आक्रमणकारियों से बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया था। मुगल कालीन सल्तनत से मुक्ति के लिए हिंदू समाज को ढाढ़स बधाई। तुलसीदास ने अपने साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता स्थापना की। सूरदास ने कृष्ण भक्ति का संदेश दिया। वहीं महाभारत में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तत्पर करते हैं। यह भी एक साहित्य कर्म है। अर्थात समाज में साहित्य अपने राष्ट्रीय दायित्व की ओर इंगित करता है। मुझे तोड़े लेना बलमानी, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यह मात्र एक पुष्प की अभिलाषा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में हर एक राष्ट्रीय व्यक्ति को उसके पुनीत कर्तव्य की ओर आह्वान करता है। जो नाव किनारे बांधकर गिनता आया है लहरों को, डांडों पर रखे न हाथ, हाय लख कर जल के शिखरों को। जिसे न विश्वास है अपने भुजाओं के बाहुबल का, वह क्या देखेगा समय अपने भाग्योदय का। साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से समाज में एक आशा की किरण का संचार करता है। जैसे राष्ट्र कवि दिनकर का संकेत है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। साहित्य और साहित्यकार का मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा उद्देश्य एक जिम्मेवार देश प्रेमी बनाना है। इसीलिए मुझे फ्रेंच उपन्यासकार की परिभाषा बहुत माकूल लगती है। लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ नेशन इन राइटिंग। कुछ अतीत धर्मी समस्याओं और शर्तों के बाद वर्तमान पर मन आकर ठहरता है। असल में हर समय की परिस्थितियों के अनुसार साहित्यकार अपना विचार व्यक्त करता है, लेकिन आज की स्थिति में साहित्यकार के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व का खो देना है। पहले हमारा समाज अभावग्रस्त था, आज वह संतुलित राष्ट्रीय लोकहित के विचारों के अभाव में हमारा समाज गुजर रहा है। आज फिर राष्ट्र कवि दिनकर जैसे कवि की जरूरत है जो समाज को जगा सके। निराला जैसे कवि की जरूरत है जो प्रबुद्ध शुद्ध भारती का गान कर सके। क्योंकि आज भी चुनौतियों की कमी नहीं है, क्योंकि आज बौद्धिकता के साथ राष्ट्रीयता की अधिक जरूरत है। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य और साहित्यकार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरेंद्र किशोर पांडे की वार्ता, और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर संध्या सिन्हा से उनकी कविताएं। दिसंबर माह अब हाथ छुड़ाकर जा रहा है और नए वर्ष का आगमन होने वाला है। आइए दिसंबर माह को विदाई देते हैं। एक गजल आपको पेश करती हूँ। सर्द हवाएं सिकुड़ा जीवन और दिसंबर माह, सर्द हवाएं सिकुड़ा जीवन और दिसंबर माह, वर्ष सुहाना याद जखीरा और दिसंबर माह। ठंडा ठंडा घर आंगन है, शीत बिछी दहलीज। ध्यान दीजिएगा कि ठंडा ठंडा घर आंगन है, शीत बिछी दहलीज, नवजीवन के सपने उतरे और दिसंबर माह। शेर है कि धूप सेकती स्वेटर बुनती बात बनाती माएं, धूप सेकती स्वेटर बुनती बात बनाती माएं, रंग बिरंगे पहने बच्चे और दिसंबर माह। हाथ छुड़ाकर चल देते हो जाने ना दूं मैं, हाथ छुड़ाकर चल देते हो जाने ना दूं मैं, आशा खुशियां आशंका है और दिसंबर माह। एक बरस की उम्र चुराकर देकर अनुभव ढेर,
एक बरस की उम्र चुराकर देकर अनुभव ढेर, आज चले तुम बन के निर्मम और दिसंबर माह, आज चले तुम बन के निर्मम और दिसंबर माह। जी हाँ, नया वर्ष आने वाला है और नए वर्ष की एक शुभकामना का मुक्तक आपके समक्ष पेश कर रही हूँ। हिंसा भूख गरीबी चोरी, हिंसा भूख गरीबी चोरी जाए तेरे साथ, वर्ष पुराने लेकर जाओ रोग कष्ट सब हाथ, वर्ष पुराने लेकर जाओ रोग कष्ट सब हाथ, नए साल में खुशियां बरसे आपस में सद्भाव, प्रीत ज्ञान संतोष विराजे, प्रीत ज्ञान संतोष विराजे, यश चमके हर माथ, यश चमके हर माथ। एक गजल के चंद शेर रख रही हूं। मुस्कुराने का बहाना खोजना मुश्किल हुआ, मुस्कुराने का बहाना खोजना मुश्किल हुआ, अक्ल इतनी आ गई कि सोचना मुश्किल हुआ, मुस्कुराने का बहाना। शेर है कि बेरहम होकर बनाया कंकरीटों का ये जाल, बेरहम होकर बनाया कंकरीटों का ये जाल, प्यार का नाजुक सा पौधा, प्यार का नाजुक सा पौधा रोपना मुश्किल हुआ, मुस्कुराने का बहाना। शेर देखिए कि दर्द के बादल जो पसरे आसमां पे इस कदर, दर्द के बादल जो पसरे आसमां पर इस कदर, कितना साया धूप कितनी, कितना साया धूप कितनी, नापना मुश्किल हुआ, मुस्कुराने का बहाना। शेर का मक्ता पेश है कि कोहरे के इस तरफ में उस तरफ बस चीख है, कोहरे के इस तरफ में उस तरफ बस चीख है, बीच में दहशत है सूफी, बोलना मुश्किल हुआ, मुस्कुराने का बहाना। आइए अब नए साल के आगमन की एक गजल आपके सामने रखती हूँ। साल आता रहा दिन गुजरता रहा, साल आता रहा दिन गुजरता रहा, चांद सजता संवरता मचलता रहा, इश्क में हम बंधे सारे बंधन खुले, वक्त मुझ से मुझी में सिमटता रहा, साल आता
रहा, दिन गुजरता रहा। शेर पेश है। दूर शिकवे हुए, प्यार गहरा हुआ, ख्वाब खुशियों का दिल में उमड़ता रहा, साल आता रहा, दिन गुजरता रहा। शेर नए साल की। इस नए साल में ऐसी दुनिया गढ़े, इस नए साल में ऐसी दुनिया गढ़े, कोई दुख ना रहे, प्रेम बढ़ता रहा, साल आता रहा। शेर देखिए। इश्क का है जहां में असर इस कदर, मेरा दुश्मन भी मुझ पे ही मरता रहा, साल आता रहा। और एक गुजारिश है कि भेदभाव मिटा कर चलो अब सनम, भेदभाव मिटा कर चलो अब सनम, प्रेम दीप जलाएं जो जलता रहा, साल आता रहा, दिन गुजरता रहा। मक्ते का शेर। इस नए वर्ष में सूफी हर दिन खुशी, इस नए वर्ष में सूफी हर दिन खुशी, चाहे तारीख कैलेंडर बदलता रहा, चाहे तारीख कैलेंडर बदलता रहा, साल आता रहा, दिन गुजरता रहा, चांद सजता संवरता मचलता रहा। अभी आप डॉक्टर संध्या सिन्हा से उनकी कविताएं सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं सुदीप्तो लाहिड़ी से उनकी कविताएं। मेरी पहली कविता शीर्षक है एक किरण। ये शाम शहर का कुछ पुरानी कसक लिए समय की गुत्थी छुड़ाता, कुछ सिले हुए साल दीवारों से सरकते चूने, दरीचों पे उगाए पौधे उन मकानों सा जो तब्दील है खंडहरों में। जिंदगी के कुछ साल वैसे ही बीते, न साथ न रिश्ते न अपने न राजदार, जूझता पल पल। नाराज सुबह रूठी शब दिन गुजरता था गिनते हुए लावारिस पलों को, फटे हुए हथेली पे उलझी लकीरें, जैसे ढल रहा हो किसी बेगानी कोनी पर वजूद। अंतस की वेदना, रुद्ध होता कंठ, एक किरण, बस एक किरण, समय की गुत्थी पर। मेरी दूसरी कविता सब्र है। सरकते हुए वक्त का कोई ठिकाना नहीं, वक्त है अभी आ जाओ, क्या पता ठहर जाए कब। सब्र है। रूठ कर खो न देना अश्क का एक कतरा, मांग ले हिसाब जो, जुबां को कोई दलील न मिलेगा न दिल को कोई जवाब। होठों के थिरकन में सिर्फ नाम मेरा, सब्र है तुम्हारी वापसी का। मेरी तीसरी कविता
मेरी चांद हो तुम, मेरी चांद हो तुम, मेरे सूने आसमां में कल्पना के सितारे हैं, और तुम हो, रोशनी हो, उजागर है जग सिर्फ तुम्हारे कल्पना से। मेरे सूने आसमां में मेरी चांद हो तुम, मेरे जीवन के अमावस में मेरी चांद हो तुम। मेरी चौथी कविता, कैसे कहूं। गुजार दिए उम्र तुम्हें पलकों में लिए, शब्दों में कुछ कही नहीं जाती। कैसे कहूं, कैसे समझो तुम। उम्र गुजरती है जी नहीं जाती, कैसे कहूं शब्दों में कुछ कही नहीं जाती। निगाहें तकती है नमी रहती है, कैसे कहूं शब्दों में कुछ कही नहीं जाती। रात न गुजरी, करवट करवट रात है गुजरी, यादों की मेले में गुजरी। कैसे कैसे मंजर गुजरे, सब गुजरी पर रात न गुजरी। कैसे कैसे मंजर गुजरे, सब गुजरी पर रात न गुजरी। तुम आए थे सजी सवरी, जैसे कोई पिया की बावरी। रंगों में कैसी खिली संवरी, सजा के ख्वाबों की नगरी। कैसे कैसे मंजर गुजरे, सब गुजरी पर रात न गुजरी। वक्त के आंखों में बादल, जैसे तेरे नैनों के काजल। फिर रहे इतरा के आंचल, महक उठा मन फिर चंचल। कैसे कैसे मंजर गुजरे, सब गुजरी पर रात न गुजरी। इश्क पे एक हल्का सा पहरा, हुस्न अदब का ऐसा चेहरा। कायल दीवाना हो दिल बेचारा, भटक भटक दिल मारा मारा। कैसे कैसे मंजर गुजरे, सब गुजरी पर रात न गुजरी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सर्द की सुबह। ये कोहरा है या हिजाब है, या कुनकुनी सी सर्द की धूप। तेरे लबों की गर्माहट सी कसमसाहट है, कैसे जैसे इश्क में मौसम है। नव के उलझते लट, पवन का मृदु आलिंगन। किरणों की भाव भंगिमा, धरा का हौले से समर्पण। ये सर्द की सुबह जैसे प्रकृति प्रेम में विभोर है। अभी आप सुदीप्तो लाहिड़ी से उनकी कविताएं सुन रहे थे, और ये था आज की साहित्यिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। इस अंक के संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अब मुझे यानी शिखा गौरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।